अबाउट एग्जाम्पल ऑफ ए फजी लॉजिक सिस्टम। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं फजी लॉजिक सिस्टम के एग्जाम्पल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं एक एयर कंडीशनिंग सिस्टम को, जिसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं 5 लेवल फजी लॉजिक सिस्टम को, फजी लॉजिक सिस्टम को। अब यह सिस्टम क्या काम करेगा? यह सिस्टम एडजस्ट करेगा टेम्परेचर ऑफ एयर कंडीशनर। यह सिस्टम एडजस्ट करेगा टेम्परेचर ऑफ एयर कंडीशनिंग। इसके लिए वह कंपेयर करेगा रूम टेम्परेचर को और टारगेट टेम्परेचर वैल्यू को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि हमने यहाँ पर आपको बताया है कि यहाँ पर एक हम एयर कंडीशनिंग सिस्टम फजी लॉजिक सिस्टम का स्टडी करेंगे। तो यानी कि जैसे कि आप जानते हैं कि एयर कंडीशनर किसी रूम को ठंडा करता है। तो सपोज़ हम यहाँ पर एक रूम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। सपोज़ दिस इज़ अ रूम। मान लीजिए ये क्या है? ये एक रूम है। अब इसके अंदर क्या लगा हुआ है? इसके अंदर एसी है। इसके अंदर क्या है? एसी है। सपोज़ दिस इज़ एसी। सपोज़ ये एयर कंडीशनर है। अब यह किस तरह से वर्क करेगा कि अब इसमें जब भी एसी चलता है किसी न किसी क्या से चलता है? कमांड से चलता है। तो यहाँ पर एक कमांड के लिए होगा बटन। से एक बार डायग्राम को थोड़ा ठीक कर लेते हैं। ठीक है। अब ये जो हिस्सा दिया गया है ये किस लिए दिया गया है? ये दिया गया है कमांड के लिए। ये हिस्सा दिया गया है कमांड के लिए। अब किस किस तरह के कमांड हो सकते हैं? जो पहला कमांड हो सकता है वो हो सकता है हीट के लिए। दूसरा कमांड हो सकता है कूल के लिए। और तीसरा कमांड हो सकता है नो चेंज। तीसरा कमांड क्या हो सकता है? तीसरा कमांड हो सकता है नो चेंज। अब जब भी हम कमांड देंगे तो इस कमांड को ये कमांड से क्या आएगा? एक आएगा टारगेट टेम्परेचर का, एक ऑप्शन आएगा। एक क्या ऑप्शन आएगा? टारगेट टेम्परेचर का। अब ये जो टारगेट टेम्परेचर है जैसे कि हमने आपको बताया, हर बार किससे कंपेयर होगा? हर बार कंपेयर होगा रूम टेम्परेचर से। और ये कंपेयर होने के बाद किस में स्टोर होगा? ये स्टोर होगा फजी लॉजिक सिस्टम में। यानी कि जो कंपैरिजन होगा वो किससे होगा? रूम टेम्परेचर से। कंपैरिजन किससे होगा? रूम टेम्परेचर से होगा। रूम टेम्परेचर, इससे कंपैरिजन होगा। अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि ये पूरा एल्गोरिथम कैसे वर्क करेगा। एल्गोरिथम कुछ ऐसे वर्क करेगा कि सबसे पहले डिफ़ाइन किया जाएगा। सबसे पहले लाइन में हम डिफ़ाइन करेंगे लिंग्विस्टिक वेरिएबल। सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे लिंग्विस्टिक वेरिएबल और इसके साथ साथ हम डिफ़ाइन करेंगे टर्म्स। यानी कि स्टार्ट। ये हो गया। तो ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप एल्गोरिथम का। इसके बाद आते हैं हम एल्गोरिथम के सेकेंड स्टेप पे। तो सेकेंड स्टेप पे हम क्या करेंगे? हम कंस्ट्रक्ट करेंगे
क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे? मेंबरशिप फंक्शंस कंस्ट्रक्ट करेंगे। मेंबरशिप फंक्शंस किनके लिए? लिंग्विस्टिक वेरिएबल्स और टर्म्स के लिए। तो यह भी किसके अंतर्गत आएगा? दिस इज़ ऑल्सो कम्स अंडर स्टार्ट। तो यहाँ पर हो गए आपके 2 स्टेप। अब आते हैं हम स्टेप नंबर 3 पे। तो स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे? कंस्ट्रक्ट करेंगे नॉलेज बेस। कंस्ट्रक्ट करेंगे हम नॉलेज बेस। किनका नॉलेज बेस? रूल्स का नॉलेज बेस। कंस्ट्रक्ट करेंगे हम नॉलेज बेस ऑफ रूल्स। ये जो स्टेप नंबर 3 है ये भी स्टार्ट प्रोसेस के अंतर्गत आएगा। ये हो गया। अब इसके बाद आएगा स्टेप नंबर 4। इसके बाद आएगा स्टेप नंबर 4। तो स्टेप नंबर 4 में हम क्या करेंगे? हम कन्वर्ट करेंगे। स्टेप नंबर 4 में हम कन्वर्ट करेंगे। किसे कन्वर्ट करेंगे? क्रिस्प डेटा को। क्रिस्प डेटा को हम कन्वर्ट करेंगे फजी डेटा सेट्स में। क्रिस्प डेटा को हम कन्वर्ट करेंगे फजी डेटा सेट्स में। किसके थ्रू कन्वर्ट करेंगे? मेंबरशिप फंक्शन के थ्रू कन्वर्ट करेंगे। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फजीफिकेशन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फजीफिकेशन। तो ये होगा स्टेप नंबर 4। इसके बाद आता है स्टेप नंबर 5। तो स्टेप नंबर 5 में हम क्या करेंगे? हम इवेल्युएट करेंगे। स्टेप नंबर 5 में हम इवेल्युएट करेंगे। किनको इवेल्युएट करेंगे? उन रूल्स को जिनको लेके हमने नॉलेज बेस बनाया था। उन रूल्स को हम क्या करेंगे? इवेल्युएट करेंगे रूल्स को। किस में? रूल बेस में। इवेल्युएट करेंगे रूल को रूल बेस में। अब ये जो प्रोसेस होता है ये प्रोसेस होता है इन्फेरेंस इंजन के अंतर्गत। ये प्रोसेस किस में होता है? इन्फेरेंस इंजन के अंतर्गत होता है। इसके बाद आता है आपका स्टेप नंबर 6। तो स्टेप नंबर 6 में क्या आएगा? कंबाइन रिजल्ट्स। स्टेप नंबर 6 में आएगा कंबाइन रिजल्ट्स फ्रॉम ईच रूल। हम कंबाइन करेंगे उन रिज़ल्ट को जो हमें प्रत्येक रूल से मिलेंगे। ये प्रोसेस भी आएगा इन्फेरेंस इंजन के अंतर्गत। इसके बाद जो लास्ट स्टेप रहेगा यानी कि स्टेप नंबर 7। अब हम आपको बताएंगे स्टेप नंबर 7। तो स्टेप नंबर 7 में क्या होगा? स्टेप नंबर 7 में आएगा कन्वर्ट। स्टेप नंबर 7 में कन्वर्ट आउटपुट डेटा। अब आउटपुट डेटा को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? हम इसको कन्वर्ट करेंगे नॉन फजी वैल्यूज़ में। इसको हम कन्वर्ट करेंगे नॉन फजी वैल्यूज़ में। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डीफजीफिकेशन। तो ये तो हो गया एल्गोरिथम के स्टेप्स। अब इन सारे स्टेप्स का क्या करना होता है? इन सारे स्टेप्स का डेवलपमेंट भी करना होता है। यानी अब हम क्या करेंगे? इन सारे स्टेप्स को हम एक बार डिटेल में आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टेप नंबर 1 को आपको डिटेल में समझा रहे हैं। अब स्टेप नंबर 1 क्या था? जो स्टेप 1 था वो था डिफाइन। स्टेप 1 क्या था? डिफाइन लिंग्विस्टिक वेरिएबल्स। स्टेप 1 था डिफाइन लिंग्विस्टिक वेरिएबल्स एंड टर्म्स। ये था आपका स्टेप 1। तो इसमें क्या करना है? ये आपको यह ध्यान देना है कि ये जो लिंग्विस्टिक वेरिएबल्स हैं, ये लिंग्विस्टिक वेरिएबल्स किस तरीके के वेरिएबल्स हैं? ये इनपुट वेरिएबल्स भी हैं और साथ ही साथ ये जो है इनपुट वेरिएबल्स भी हैं और ये आउटपुट वेरिएबल्स भी हैं। और ये किस फॉर्म में होते हैं? ये आपके सिंपल वर्ड्स या फिर सेंटेंसेस के फॉर्म में हो सकते हैं।
अब यहाँ पर हमको एग्जांपल के तौर पे ये देखना है कि जो लिंग्विस्टिक टर्म्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने आपको एग्जांपल में बताया था एयर कंडीशनिंग और इसमें क्या क्या वर्ड्स थे, टेम्परेचर। तो यहाँ पर जो आपका रूम टेम्परेचर है, इसमें रूम टेम्परेचर। अब रूम टेम्परेचर भी कई तरह का हो सकता है, जैसे कि कोल्ड, वार्म, हॉट। इसके अलावा और भी बहुत सारे टेम्परेचर से रिलेटेड टर्म्स हो सकते हैं। तो यही सब कहलाएंगे आपके लिंग्विस्टिक टर्म्स। इसी को कहेंगे हम लोग लिंग्विस्टिक टर्म्स। अब इसको कैसे हम डिनोट करेंगे, तो इसको डिनोट करने के लिए हमको कुछ इस तरीके से लिखना है। हमको लिखना है टेम्परेचर T इक्वल कर्ली ब्रेसेस ओपन वेरी कोल्ड। सपोज़ बहुत ही ज़्यादा ठंडा है तो वेरी कोल्ड, कॉमा कोल्ड, वार्म, वेरी वार्म, अब वेरी वार्म के बाद सपोज़ मान लीजिए एक और इसमें एट्रीब्यूट है, तो वेरी वार्म के बाद कॉमा करके हम लिखेंगे यहाँ पर हॉट। उसके बाद हो जाएगा कर्ली ब्रेसेस क्लोज। तो ये तो हुआ आपका एक लिंग्विस्टिक टर्म टी का पूरा डिफ़ाइन करने का तरीका। अब यहाँ पर आपको यह ध्यान देना है कि जो अभी हमने टेम्परेचर वाला बताया वो आपका हो गया एक सेट, वो क्या हो गया, एक पूरा सेट हो गया। अब यहाँ पर यह भी ध्यान देना है कि जो सेट है तो इस सेट का हर मेंबर यानी कि एवरी मेंबर क्या है, लिंग्विस्टिक टर्म है। यानी कि जो हमने आपको टेम्परेचर वाला सेट बताया जिसमें थे वेरी कोल्ड, वार्म, वेरी वार्म, हॉट, तो इस सेट का हर मेंबर क्या है, लिंग्विस्टिक टर्म है। और ये क्या कवर करेगा, ये कुछ ना कुछ पोर्शन कवर करेगा। किसका कवर करेगा, टेम्परेचर वैल्यूज़ का। किसका कवर करेगा, टेम्परेचर वैल्यूज़ का। तो ये हो गया आपका स्टेप नंबर 1, डिफाइन लिंग्विस्टिक वेरिएबल्स एंड टर्म्स। इसके बाद हम आपको बताएंगे स्टेप नंबर 2 के बारे में। तो जो सेकेंड स्टेप है वो है कंस्ट्रक्ट मेंबरशिप फंक्शन। सेकेंड स्टेप क्या है, कंस्ट्रक्ट करना है हमें मेंबरशिप फंक्शन फॉर देम। यानी कि जो भी हमने यहाँ पर लिंग्विस्टिक वेरिएबल्स और टर्म्स आपको बताए हैं उनके लिए हमें मेंबरशिप फंक्शंस भी कंस्ट्रक्ट करना है। तो मेंबरशिप फंक्शन यहाँ पर हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो मेंबरशिप फंक्शंस कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम कुछ इस तरह से यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर हम कुछ पैरामीटर्स लेंगे। यहाँ पर जो हाईएस्ट पैरामीटर है वो है आपका 1, उसके बाद थोड़ा लोएस्ट है 0.5 और उसके बाद है 0। इसी के अंतर्गत हम क्या करेंगे, पूरा डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो इस डायग्राम में आपको यह ध्यान देना है कि जो n है, अब इसको हम एक बार डिटेलिंग करते हैं। तो ये तो इस साइड से हो गया और इस साइड से क्या क्या वैल्यूज़ होंगी, इधर से वैल्यू होंगी 0, 10, 20, 30 और ये हो गया 40। यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यूज़ रहेंगे। अब ये जो वैल्यूज़ हैं 0, 10, 20, 30, ये कौन से वैल्यू हैं, ये हो जाएगा आपका इनपुट टेम्परेचर। ठीक है, अब
अब यहाँ पर जैसे हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो सभी वैल्यूज़ में, जैसे इस ज़ीरो वाले में एक लाइन आ रही है, तो ये 1 से ऐसे टच होके ऐसे किस में जाएगी, 10 में। और सेकेंड जो वैल्यू रहेगी वो कैसे रहेगी, 0 से लेके 20 तक। सेकेंड वैल्यू 0 से लेके 20 तक। थर्ड वैल्यू रहेगी 20 से लेके 40 तक, कुछ इस तरीके से रहेगी। इसके बाद जो 20 है इसमें ऐसे रहेगा, और ये 10 और 20 आपस में ऐसे कनेक्टेड रहेंगे। और यहाँ 20 से एक जाएगा 30 पे, और 30 से एक निकलेगा क्रॉस करते, ये ऐसे। तो यहाँ पर कौन कौन से वैल्यूज़ क्या क्या डिनोट करते हैं, जैसे कि ये डिनोट करता है n, ये डिनोट कर रहा है mn, ये डिनोट कर रहा है s, ये डिनोट कर रहा है mp, और ये डिनोट कर रहा है lp। इन सभी को हम जैसे एक एक करके देखें तो यहाँ पर जो mn है, यहाँ mn का मतलब ये है x इज़ मीडियम नेगेटिव, ये हो गया मीडियम नेगेटिव, ये हो गया नेगेटिव। s यानी x की वैल्यू स्मॉल है तब, और mp जब x मीडियम पॉजिटिव है, और lp यानी कि जब x जो है लार्ज पॉजिटिव है। तो ये हो गया। तो ये हो गया आपका स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे लॉजिक, कंस्ट्रक्ट करेंगे एक नॉलेज बेस रूल्स। तो स्टेप 3 में हम क्या करते हैं, स्टेप 3 में हम कंस्ट्रक्ट करते हैं नॉलेज बेस रूल्स। तो नॉलेज बेस रूल्स का मतलब ये होगा, हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे एक मैट्रिक्स, यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे एक मैट्रिक्स। जो किसका मैट्रिक्स होगा, वो होगा आपका रूम टेम्परेचर वैल्यूज़ का एक मैट्रिक्स होगा। रूम टेम्परेचर वैल्यूज़ का क्या होगा, एक मैट्रिक्स होगा। इसके साथ साथ वर्सेस में क्या आ जाएगा, आपका टारगेट टेम्परेचर, वर्सेस क्या हो जाएगा, टारगेट टेम्परेचर। अब ये जो टारगेट टेम्परेचर वैल्यूज़ होगा वो उसका मतलब ये होगा कि ये टारगेट टेम्परेचर वैल्यू जो है आपका एयर कंडीशनर सिस्टम उतना प्रोवाइड कर सकता है, जिसको हम बोलते हैं एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड। ठीक है, तो इसमें हम यहाँ पर हमको टोटल 6 कॉलम बनाने हैं। तो चलिए इस मैट्रिक्स को डिज़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट कॉलम रहेगा वो रहेगा आपका रूम टेम्परेचर, और उसी के साथ स्लैश में रहेगा टारगेट। हम यहाँ पर लिख रहे हैं सपोज़ VC वेरी कोल्ड, C फॉर कोल्ड, W वार्म, H फॉर हॉट, और हमने लिखा है एक VH वेरी हॉट। तो सपोज़ रूम टेम्परेचर या टारगेट क्या है, वेरी कोल्ड, सपोज़ है वेरी कोल्ड। तो वेरी कोल्ड में सपोज़ वही कंडीशन पहले से है, तो क्या हो जाएगा, नो चेंज। ये हो जाएगा आपका नो चेंज। तो वेरी कोल्ड है, तो कोल्ड के केस में क्या, कोल्ड यदि रूम टेम्परेचर कोल्ड है और हम दे रहे हैं वेरी कोल्ड, तो वो हो जाएगा आपका हीट। इसी तरीके से
वेरी कोल्ड के केस में वार्म के लिए हो जाएगा हीट, और वेरी कोल्ड के लिए हॉट के केस में हो जाएगा हीट, और वेरी कोल्ड का वेरी हॉट के केस में अगेन हीट हो जाएगा। इसी तरीके से कोल्ड, वार्म, हॉट, वेरी हॉट, इन सभी के लिए अलग अलग कंडीशंस हम बिल्डअप करते हैं। तो ये हो गया आपका स्टेप 3, और इन्हीं के बेसिस पे हम क्या करते हैं, रूल बिल्डअप करते हैं। अब आएगा आपका स्टेप नंबर 4। तो स्टेप नंबर 4 में हम क्या करते हैं, हम ऑब्टेन करते हैं फजी वैल्यूज़ को, ऑब्टेन करते हैं फजी वैल्यू को। तो फजी वैल्यू इसमें हमको क्या करना है, फजी सेट ऑपरेशन का इस्तेमाल करना है। इसमें हमको फजी सेट ऑपरेशन का इस्तेमाल करते हुए परफॉर्म करना है इवैल्यूएशन ऑफ रूल्स। जो भी ऑपरेशन इसमें यूज़ होगा वो होगा और एंड, और एंड, और यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम। जो भी अब इन्हीं के कॉम्बिनेशन यानी कि और एंड और मैक्स मिनिमम के जो कॉम्बिनेशन है, उससे हमको क्या मिलेगा, उसी से हमको मिलेगा फाइनल रिज़ल्ट। और ये रिज़ल्ट जो होगा वो एक फजी वैल्यू होगा। ये हो गया स्टेप नंबर 4। इसके बाद आता है स्टेप नंबर 5। तो स्टेप नंबर 5 में हमको परफॉर्म करना है डीफजीफिकेशन। तो डीफजीफिकेशन होता है वो परफॉर्म्ड होता है अकॉर्डिंग टू मेंबरशिप फंक्शन फॉर आउटपुट वेरिएबल। तो जब भी हम डीफजीफिकेशन करते हैं तो यहाँ पर आपको यह ध्यान देना है कि जैसा मेंबरशिप फंक्शन कंस्ट्रक्ट करते समय हमने डायग्राम बनाया था, कुछ उसी तरीके से ही बनेगा, बस वह उसमें एक एग्जैक्ट वैल्यू वाला पार्ट भी आ जाएगा। तो इसको देखते हैं इस डायग्राम के लिए, डीफजीफिकेशन के लिए। तो जब भी डीफजीफिकेशन करेंगे तो जो पैरामीटर्स रहेंगे लगभग वही रहेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर इनिशियल वैल्यूज़ क्या क्या लिए थे, हमने लिए थे 0, 0.5 और 1, ये हमने लिया था। तो इससे रिलेटेड और भी हमने वैल्यूज़ लिए थे। जैसे क्या क्या वैल्यूज़ लिए थे, हमने लिया था 0, 10, 20, 30, 40। ये क्या था, ये था आपका इनपुट टेम्परेचर। तो यहाँ पर हमने क्या क्या वैल्यूज़ लिए थे, हमने क्या था, एक नेगेटिव वैल्यू लिया था, और नेगेटिव वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जा रहा था, वो जा रहा था 10 तक जा रहा था। और इसके बाद हमने एक 0 से स्टार्ट करते हुए 20 तक क्या लिखा था, मीडियम नेगेटिव वैल्यू। और 10 से 30 तक हमने लिया था एक स्मॉल वैल्यू। 20 से 40 तक हमने लिया था मीडियम पॉजिटिव वैल्यू। ये था मीडियम नेगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव। और 30 से 40 या उसके अबव हमने क्या लिया था, लार्ज पॉजिटिव वैल्यू। तो यहाँ पर सपोज़ हम एग्जैक्ट वैल्यू की बात करते हैं, तो एग्जैक्ट वैल्यू मान लीजिए 0.5 और 1 के बीच में है, 0.5 और 1 के बीच में है।
तो सपोज़ ये वैल्यू, वो वैल्यू कुछ इस तरीके से हो सकती है, पॉसिबिलिटी वो वैल्यू कुछ ऐसी हो सकती है। और मान लीजिए उस वैल्यू का जो डोमेन है, उस वैल्यू का जो डोमेन है कुछ यहाँ पर है, इस तरीके से यहाँ पर है, तो इसी को हम बोलते हैं एग्जैक्ट वैल्यू, इसी को हम बोलेंगे एग्जैक्ट वैल्यू। अब हम आपको बताएंगे एप्लीकेशन एरियाज़ ऑफ फजी लॉजिक। एप्लीकेशन एरियाज़ ऑफ फजी लॉजिक, तो इसमें फजी लॉजिक बहुत सारे एप्लीकेशन एरियाज़ में काम आता है। जैसे कि फर्स्ट एप्लीकेशन एरिया है वो है आपका ऑटोमोटिव सिस्टम। तो ऑटोमोटिव सिस्टम के अंतर्गत जो फजी लॉजिक है ऑटोमेटिक गियर बॉक्सेस में काम आता है। ऑटोमेटिक गियर बॉक्सेस के लिए काम आता है आपका फजी लॉजिक। इसके अलावा ऑटोमोटिव सिस्टम्स में ये फजी लॉजिक फोर व्हील स्टीयरिंग के डिज़ाइन में भी काम आता है। साथ ही साथ फजी लॉजिक ऑटोमोटिव सिस्टम्स में व्हीकल इन्वायरमेंट कंट्रोल के भी काम आता है। इसके अलावा फजी लॉजिक का इस्तेमाल कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में भी किया जाता है, जिसके और फजी लॉजिक का कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स फील्ड में हाई फाई सिस्टम्स फोटोकॉपी मशीन्स में काम आता है। साथ ही साथ स्टिल कैमरा में काम आता है। इसके अलावा फजी लॉजिक यहाँ वीडियो कैमरा में भी काम आता है। फजी लॉजिक इसके अलावा डोमेस्टिक गुड्स में भी काम आता है। डोमेस्टिक गुड्स में भी इस्तेमाल होता है फजी लॉजिक, जैसे कि ओवंस, माइक्रोवेव ओवंस में काम आता है फजी लॉजिक। इसके अलावा फ्रिज रेफ्रिजरेटर्स में भी काम आता है फजी लॉजिक। टोस्टर में भी यूज़ होता है फजी लॉजिक। वैक्यूम क्लीनर में इस्तेमाल होता है फजी लॉजिक का। वॉशिंग मशीन में इस्तेमाल होता है फजी लॉजिक। साथ ही साथ एसी, ड्रायर, हीटर, इन सभी में फजी लॉजिक का इस्तेमाल होता है। और साथ ही साथ ह्यूमिडिफायर ऐसे चीज़ जो नमी से रिलेटेड वर्क के लिए काम आते हैं, ह्यूमिडिफायर में इस्तेमाल होता है। तो ये हो गए एप्लीकेशन एरियाज़ ऑफ फजी लॉजिक। इसके बाद हम आपको बताएंगे एडवांटेजेस ऑफ फजी लॉजिक सिस्टम। एडवांटेजेस ऑफ फजी लॉजिक सिस्टम। तो एडवांटेजेस में ये आता है कि जो फजी लॉजिक सिस्टम्स यूज़ करते हैं मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट फजी रीजनिंग के साथ यूज़ करते हैं, और ये बहुत ही सिंपल होता है। ये बहुत ही सिंपल होता है।
सेकेंड जो एडवांटेज है वो ये है कि आप मॉडिफाई कर सकते हैं। एक फजी लॉजिक सिस्टम को किया जा सकता है, मॉडिफाई किया जा सकता है। इसके लिए हमको जस्ट इसमें ऐड करना है या फिर डिलीट करना है। ऐड करना है या फिर डिलीट करना है। किन्हें ऐड या डिलीट करना है? टूल्स को। और ये किस कारण से हो पाता है? ये इस कारण से हो पाता है क्योंकि फजी लॉजिक सिस्टम हमेशा क्या होते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी के लिए जाने जाते हैं। जो फजी लॉजिक सिस्टम होते हैं वो इम्प्रिसाइज होते हैं। फजी लॉजिक सिस्टम क्या होते हैं? इम्प्रिसाइज होते हैं। और इसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है, यानी कि फजी लॉजिक सिस्टम इम्प्रिसाइज और नॉइज़ी इन्फॉर्मेशन को भी ले सकते हैं। फजी लॉजिक सिस्टम को समझना, कंस्ट्रक्ट करना आसान है और इसे बनाना भी आसान है। जो फजी लॉजिक है एक सॉल्यूशन है। फजी लॉजिक क्या है? फजी लॉजिक एक सॉल्यूशन है। किस तरह का सॉल्यूशन है? कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशन है। और ये जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं ये ऑल फील्ड्स ऑफ लाइफ से रिलेटेड होते हैं। जिसमें इंक्लूड हो सकता है मेडिकल साइंस, जिसमें इंक्लूड हो सकता है मेडिकल साइंस, क्योंकि जो फजी लॉजिक है इसमें ह्यूमन रीजनिंग का भी इस्तेमाल होता है और इस फजी लॉजिक की मदद से हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को भी आसान बना सकते हैं। इसके बाद आता है डिसएडवांटेजेस ऑफ फजी लॉजिक। डिसएडवांटेजेस ऑफ फजी लॉजिक सिस्टम। तो डिसएडवांटेजेस में ये होता है कि जो फजी लॉजिक सिस्टम है उसमें कोई भी सिस्टमेटिक अप्रोच नहीं होता है। कोई भी सिस्टमेटिक अप्रोच नहीं मिलेगी फजी लॉजिक सिस्टम की डिज़ाइनिंग के लिए। जब फजी लॉजिक सिस्टम सिंपल होता है तभी वह अंडरस्टैंडेबल होता है। यदि फजी लॉजिक सिस्टम थोड़ा सा भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो उसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा जो फजी लॉजिक सिस्टम होता है वह सूटेबल होता है ऐसे प्रॉब्लम्स में जिसमें हाई एक्यूरेसी रिक्वायर्ड नहीं होती है। क्योंकि कितना भी हम कोशिश कर लें फजी लॉजिक सिस्टम्स के, आप एकदम एग्जैक्ट वैल्यू तक, हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नियरेस्ट एग्जैक्ट तक पहुँच सकते हैं, फुली एग्जैक्ट तक नहीं पहुँच सकते। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।